नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी गौरी, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। शाम को गोधूली की बेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से कुछ स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण चौंक से पड़े। चाय के लिए मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो, कुंती ने आग्रहपूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहकर राधा कृष्ण कुंती के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की तरह माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वह है। न वह होती और न उसके पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। पर वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए वह परेशानी न उठाए। जब विवाह के लिए उसे चिंता नहीं है तो वे क्यों परेशान हो रहे हैं? गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता के लिए इतनी परेशानी का कारण बन गई हूं कि दिन रात उन्हें और कुछ नहीं सूझता? आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसे ऐसा लगता था कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। गौरी, वह जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एकमात्र संतान थी। उसका विवाह वे योग्य वर्ग के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था। फिर भी वे कन्या के हाथ पीले न कर सके थे। उन्होंने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। प्रायः उसके उचित अनुचित सारे हठ पूरे हुआ करते थे। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। एक बार सोच समझकर जो निर्णय ले लेती थी, उसे उस बात से कोई नहीं हटा सकता था। पिता की परेशानियों को देखकर अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह तो स्वयं विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और पिताजी यदि विवाह को इतना महत्व देते हैं तो फिर पात्र क्या और कुपात्र क्या? विवाह करना ही है तो किसी के साथ भी कर दें, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता सही नहीं जाती थी, किंतु संकोच और लज्जा उसकी जबान पर ताला सा डाल देते। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी।
पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिल रहा हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधीन हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक होने को वहां धरा ही क्या है, सब हम ही लोगों पर है। विवाह करना चाहें तो सब ठीक है, न करना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूं, कह राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। राधा कृष्ण ने कहा, समझा कर कहता हूं, सुनो। वह लड़का लड़का नहीं, आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती बोली, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो ऐसा जान नहीं पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। उम्र भी अधिक है, 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वह विवाह करना चाहते हैं, वरना वे शायद कभी ना करते। उनकी यह दूसरी शादी होगी। उनकी उमंगें, उत्साह सब कुछ ठंडा पड़ चुका है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं। मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। वे साफ साफ कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए शादी कर रहा हूं। कुंती ने कहा, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे ऐसे ही कहते हैं। राधा कृष्ण बोले, अरे नहीं नहीं, यह आदमी कपटी नहीं है, उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ नहीं हो सकता। उसका हृदय तो दर्पण की तरह साफ है। उसका खादी कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह नेता बनकर व्याख्यान तो दे सकता है, पर दूल्हा बनकर आने लायक नहीं है। 30 रुपए कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस के दफ्तर में वे सेक्रेटरी हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं, फिर कब चले जाएं कुछ पता नहीं। कुंती बोली, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं, सच बात यह है। कुंती बोली, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण ने कहा, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूं, अगले इतवार को आवेंगे। आने के लिए भी वे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना जाऊंगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। जब मैंने समझा कर कहा कि आप लड़की देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देखेंगी, तब जाकर कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट एवं उदासीन थे, उस व्यक्ति के प्रति अनजाने ही गौरी के मन में कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर बैठक में चले गए और उसी रात उन्होंने फिर अपने कुछ मित्रों एवं रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले ही कह दिया कि किसी बाहर वाले को कुछ मालूम न पड़े कि गौरी को कोई देखने आया है। घर के भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया। 3-4 कुर्सियों के बीच एक मेज और उस पर एक धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया। एक गिलास में आंगन से तोड़े गए फूलों का गुलदस्ता बनाकर रख दिया गया। सीताराम सरीखे व्यक्ति के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता न थी। यथा समय बाबू सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी खादी के कपड़े पहने थे, न जूता न मोजा, पर दोनों बड़े प्रसन्नचित्त थे।
घर में आकर वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे चिर परिचित हों। कुंती को बच्चों के कोलाहल से भरा घर अत्यंत प्रिय लग रहा था। उसने मन में सोचा कि यदि बिना किसी संबंध के भी सीताराम जी उन्हें इन बच्चों को सौंप दें तो वह खुशी खुशी इस कार्य को करेगी। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास आया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे कि माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है, बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, तुम दिखाओ। इसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, आप हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हृष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा, छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास खड़ा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद उसे बाहर बुला ले गई। बच्चे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम उन्हें कुछ देर के लिए अपने पास बुला पाए। काफी देर हो गई यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है। यह मैं जानता था कि आपके जैसे सज्जन की पुत्री ऐसी ही होगी, इसीलिए मैं देखने ही नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले कि सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की इतनी जरूरत नहीं है जितनी इन बच्चों को मां की। मेरा क्या है, आज बाहर कल जेल में। मेरे जेल जाने पर इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोचकर मैं विवाह करने को तैयार हुआ हूं। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी बच्ची उन बच्चों की दाई बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक कर सकती है। गौरी ने मन ही मन इन महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही हो कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ तो वे निश्चिंत होकर छोड़कर चले जाते, किंतु जब इस ओर से कोई बात न हुई तो बच्चों को मिठाई और सर्कस का प्रलोभन देकर ले गए। इस समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब जेल गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, किंतु अब वे नहीं रहीं। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम के पत्र का उत्तर लिख भेजा
कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की हैं। वे जन्मपत्री मिलाए बिना ब्याह न करेंगी। सीता जी को यह समझते देर न लगी कि यह सिर्फ ब्याह न करने का बहाना मात्र है। फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री के कुछ दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिली, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में भी अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की कहीं सुंदरता देखी जाती है। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते ही क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशः धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी की यही तो एक लड़की थी। वे बड़ी तन्मयता से कपड़े गहने का चुनाव करते थे। वे सोचते थे कि देरी से शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी, उनका दामाद छोटा साहब हो गया है। पति पत्नी दोनों प्रसन्न थे, पर गौरी के मन में हलचल मची रहती। रह रह कर उसे बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती। साथ ही याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही उसका माथा झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके मन में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था, नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या उन्हें तहसीलदार की नौकरी नहीं मिलती। दूसरी ओर थे उसके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने ऐशो आराम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र से निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच नहीं था। कुछ चांदी के सिक्कों के लिए निंदे से निंदे काम करने में भी संकोच नहीं करते थे। यह सोचकर गौरी का मन घृणा से भर जाता। वह रात दिन एक अव्यक्त पीड़ा से विकल रहती। वह अपनी माँ से कहना चाहती थी कि नायब तहसीलदार से वह विवाह न करेगी, परंतु लज्जावश चुप रह जाती। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। इस कारण विवाह 1 साल के लिए टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, पर गौरी के सिर से जैसे चिंता का भार हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर बड़ी तेजी से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। रोज न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144 सरकार की दमन चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती। इसी प्रकार एक दिन उसने पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए। उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी स्तब्ध सी खड़ी रही। फिर कुछ क्षण सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर में उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी ने कहा, वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों सी। गौरी बोली, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूं। बच्चों को तुम भी जानती हो,
उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हठ पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आने दे। गौरी ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो, रास्ते में मुझे कष्ट न होगा। और उसी दिन शाम को गौरी एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने बच्चों को एक बार भी न देखा था। कायदे के अनुसार उन्हें हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर बच्चों की चिंता उन्हें लगातार बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी सो सीताराम जी भी जानते थे। सवेरे 6 बजे ही वे जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। रास्ते में से बच्चों के लिए गरम गरम जलेबियां खरीद ली। घर के दरवाजे खुले थे। घर के अंदर पैर रखने में दिल धड़कता था। न जाने बच्चे किस हाल में होंगे। घर में घुसते ही बच्चे हंसते हंसते नजर आए। पास ही गौरी को काम करते देखकर वे ठगे से रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पगधूली माथे से लगा ली। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।